नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के कोर्स में, जिसका आज दूसरा सेशन है। पहले सेशन में दोस्तों आपको याद होगा हमने परिचय और रणनीति को पढ़ना शुरू किया था। इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेटजी को पढ़ना हमने शुरू किया था। पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। हमने क्या और क्यों इस पर भी डिस्कशन किया था। हमने चर्चा की थी कि एनसीईआरटी हम किस तरह से पढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया था कि कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए। हर एक विषय की एनसीईआरटी, ना सिर्फ ज्योग्राफी बल्कि हर एक विषय की एनसीईआरटी को हमने डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस कोर्स से संबंधित। और फिर हमने ये देखा था कि आपको किस तरह से इस कोर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, मेरी आपसे क्या रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक बातों की चर्चा हमने की थी। तो पहली बात तो मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा। आई हैव सीन योर रिस्पॉन्स ऑन अ फर्स्ट वीडियो विच वॉज अमेजिंग। जो बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स था, बहुत ही बढ़िया तरीके का रिस्पॉन्स जो आपने दिया पहले लेक्चर को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। इसी सेगमेंट की थोड़ी सी कुछ बातें बची हुई थी, उन बातों की चर्चा अब हम इस क्लास में कर रहे होंगे। एक तो हमें यह समझना है कि सर आपने पिछली क्लास में बताया कि एनसीईआरटी से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और तकरीबन तकरीबन 30 से 35 सवाल अगर सभी विषयों को आप मिला दें, खासतौर पर इंडियन आर्ट कल्चर को आप मिला दें, इंडियन पॉलिटी को मिला दें, तो सभी को जब आप जोड़ते हैं तो 30 से 35 सवाल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आज पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं या ज्योग्राफी से सीधे सीधे पूछे गए हैं। देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सीधा पूछ लिया, और दूसरे प्रश्न हैं जिनमें आपको हल्के से एडिशनल नॉलेज की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए एक बार उसने पूछा कि शेवराय की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है। तो एनसीईआरटी में ये तो लिखा हुआ है कि जो शेवराय की पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट का हिस्सा है, वो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है। तो अब हम जब आपको पढ़ाएंगे ये टॉपिक, तो वहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि साहब जो शेवराय की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में आती हैं। तो हमें एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन जो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी से जुड़ी हुई वो हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐड नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें सिलेबस को दायरे में रखना है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो जरूर हम उसमें ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हमारे करिकुलम को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक को हमारे ज्योग्राफी एनसीईआरटी कोर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और सीधा चलते हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों की ओर, सीधा चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। अगर अभी भी आपको एनसीईआरटी का कोर्स लेने में कोई भी समस्या हो रही है तो खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए, एक वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये बैच रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। हो सकता है कुछ लोगों के में रिकॉर्डेड बैच में ये एरर बता रहा हो, तो वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि वो आपने अपने ब्राउज़र को अपडेट नहीं किया होगा। तो एक बार अपने ब्राउज़र को अपडेट जरूर कीजिए, तो एरर नहीं बताएगा। और अगर आपने खान सर की एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद भी जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको दोबारा से एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, कंप्लीटली फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। डैशबोर्ड पर जाइए, माई लर्निंग पर जाइए, डैशबोर्ड पर जाइए, वहाँ पर जो लाइव क्लास है वो लाइव सेक्शन में मिलेगी, और जो रिकॉर्डेड क्लास है वो 12 बजे तक दोस्तों रिकॉर्डेड बैच में उपलब्ध करा दी जाती है। कुछ ही दिनों के बाद वहीं पर आपको नोट्स भी मिलने लगेंगे। जो भी इस टॉपिक के नोट्स रहेंगे वो वहीं पर नोट्स सेक्शन में आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न लेकर के नहीं आए, हम 4-5 प्रश्न ही लेकर के आए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि प्रश्न किस तरह से पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है 2022 में आया। प्रश्न है कि इन 2022 बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, इन नदर्न हेमिस्फीयर
द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन सामान्य रूप से होता है। कब वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जून महीने का पहला भाग, जून महीने का दूसरा भाग, जुलाई महीने की पहली छमाही, जुलाई माह का दूसरा भाग। अब देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये 6वीं क्लास की एनसीईआरटी का जब आप तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और इंग्लिश मीडियम वाली किताब में पेज नंबर 20 पर जाएंगे और अध्याय का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो 6वीं क्लास का तीसरा अध्याय जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, उसके पेज नंबर 20 पर ये इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें लिखा हुआ है हिंदी में अगर हम पढ़ें कि 21 जून को, देखें ध्यान दें, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर रेखा के बाद आने वाले भागों पर लगभग 6 माह तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इंग्लिश में आप देखिए, एट दिस टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल यहाँ पर है द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन दीज प्लेसेस अकर ऑन द 21 जून। सीधा सीधा प्रश्न, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, और 2 प्रश्न बने हैं। एक और प्रश्न हम आपको दिखाएंगे। तो अगर ये आपने पढ़ रखा है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे कि सर ये जून के दूसरे भाग में होगा, क्योंकि हम 21 जून की बात कर रहे हैं। तो जून का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें क्या देखने मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन देखने मिलेगा। और ये प्रश्न बिल्कुल पुराना नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न 2022 का है, 2022 का है। तो बस ये हमें समझना होगा कि एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और अभी हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी दिखाएंगे जो सीधे नहीं है, जो इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इसी में हम आपकी मदद करेंगे दोस्तों। देखिए सीधे सीधे प्रश्न तो आप भी बना सकते हैं पढ़ के, लेकिन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो हम कैसे डील करेंगे, वो भी हमें एनसीईआरटी पढ़ते हुए साथ में रखना है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसमें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ आप जानते हैं कि एनआईओएस की किताबों में कुछ अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। तो कुछ टॉपिक हमने एनआईओएस से भी लिए हैं ताकि एक बेहतरीन मटेरियल आपके पास पहुंच सके, एक बहुत स्टैंडर्ड मटेरियल आपके पास पहुंचे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट प्रश्न है 2021 का प्रश्न है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू दी वेदरिंग ऑफ। भारत की काली कपासी मिट्टी का निर्माण किसके अपक्षय के कारण हुआ है? पहला दिया गया है ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल की वजह से, फिशर वॉल्केनिक रॉक की वजह से, ग्रेनाइट और सिस्ट की वजह से, शेल और लाइमस्टोन की वजह से। दोस्तों 10वीं क्लास का पहला अध्याय है, 10वीं क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी जब आप उठाएंगे उसका पहला अध्याय है रिसोर्सेस एंड द डेवलपमेंट। इसमें आप पेज नंबर 7 पर जाइए। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है। तो पेज नंबर 7 पर जब आप जाएंगे तो वहां पर देखिए लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल के बारे में। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर and are also known as the regur soil. Black soil is ideal for growing cotton and it is also known as the black cotton soil. यही प्रश्न पूछा गया ना, black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of black rock. This type of soil is typically on the Deccan soil. This type of soil is typical for the Deccan Trap basalt region.
spread over northwest Deccan Plateau and it is made up of the lava फ्लो। अब देखिए ये जो प्रश्न यहाँ पर स्टेटमेंट है ना, एक लावा फ्लो और दूसरा ये बसाल्टिक रीजन। अब जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना यहाँ पर तो मैं आपको इनके अर्थ बता रहा हूँ। अब अगर लावा शब्द निकल करके आ गया है कि ब्लैक सॉइल लावा की वजह से बनी है, तो लावा कहाँ से निकलता है दोस्तों? अल्टीमेटली ये वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है। और दो प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन होते हैं, दो प्रकार का वॉल्केनिक इरप्शन होता है। एक होता है केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन, जिसे सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है, और दूसरा होता है दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन, जिसे फिशर वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन में जनरली पूरा का पूरा जो ज्वालामुखी विस्फोट है वो एकदम से हो जाता है, और जो लावा है वो एक पर्वत का रूप बना लेता है। और सेंट्रल वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से सामान्यतः पर्वतों का निर्माण होता है, जनरली माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फिसर या दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन में लावा धीरे धीरे निकलता है इस तरीके से और बहुत दूर तक जाता है। तो इसकी वजह से या तो लावा मैदानों का निर्माण होता है, लावा प्लेन का फॉर्मेशन होता है, या फिर इसकी वजह से पठारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो भारत का जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, इसका निर्माण बेसिकली दोस्तों फिशर वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, जिसमें लावा धीरे धीरे बाहर की ओर आता है। और यहाँ पर जो लावा निकला वो क्षारीय प्रकृति का निकला, वो बेसिक प्रकार का लावा निकला, तो बेसाल्टिक चट्टानें बनी। और इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन के परिणाम स्वरूप, इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों के डेन्यूडेशन की वजह से निर्माण हुआ है काली मिट्टी का, ब्लैक सॉइल का। अब अभी आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर ये आप कहाँ की बातें करने लग रहे हैं बीच के बीच में, ये शब्द क्या है सर अपर्दन, ये क्या शब्द है डेन्यूडेशन? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप देखेंगे कल से हमारे चैप्टर को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक शब्द बिल्कुल बेसिक वर्ड, हर एक वर्ड आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। बस अभी हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये किस तरह से पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ताकि एनसीईआरटी पर एक बिलीफ हो। और सिर्फ हम आपको प्रीलिम्स के प्रश्न नहीं दिखाएंगे, मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि मेंस के प्रश्नों को भी आप किस तरह एनसीईआरटी से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कब का प्रश्न है? 2021 में। सिर्फ रीसेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। मैं चाहता तो हम 2003-4 के प्रश्न भी ला सकते थे, पर उनका अब उतना संदर्भ लेने का अर्थ नहीं बचता, क्योंकि वहां से उतने प्रश्न मिलते जुलते अब नहीं आ रहे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नदियों और झीलों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में पानी की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। देखिए, सबसे पहले ना ऐसे प्रश्नों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं जो आपको याद रखनी है। जब भी स्टेटमेंट वाले प्रश्न आप सॉल्व करो तो इसमें पहले आप ये देखा करो कि उसने क्या पूछा है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको हमेशा अंडरलाइन करो कौन सा कथन सही है, ताकि आपको ये पता रहे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। फिर आप इसके कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे। पहले में उसने क्या पूछा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक, नदियों और झीलों में जो पानी है वो ज्यादा है। कैसा है दोस्तों? ज्यादा है। किससे? अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर से। अब देखिए कितना आसान बना लिया आपने इसकी भाषा को, बहुत आसान बना लिया। प्रश्न सिर्फ हमें तथ्यों से सॉल्व नहीं करना होता है, प्रश्न सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है। और खास तौर पर जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, लेकिन मैं बार बार आपको प्रोसेस रिकॉल जरूर करवाऊंगा।
कि प्रोसेस फॉलो करना है जब भी आप यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि किस तरह से भाषा को आसान बनाना है, फिर जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, फिर आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। आपको समय मिलता है, 1-1.25 मिनट का समय रहता है एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दबाजी में प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे और फिर उन्हें हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बन गया कि साहब रिवर और लेक में ग्राउंड वाटर से ज़्यादा अमाउंट है वाटर का, ये पहला कथन है। दूसरा क्या पूछा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन, लगा दीजिए, अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो भी पानी ग्लेशियर में पाया जाता है वो ग्राउंड वाटर की अपेक्षा ज़्यादा है। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं दोस्तों। 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी में तीसरा अध्याय है जिसका नाम है वाटर। तीसरे अध्याय का नाम है वाटर और उसका पेज नंबर, पूरी एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 देखेंगे जब, ठीक है, तो वहां पर एक टेबल दी गई है इस तरह से। ओके, ये देखिए, ये एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि पानी कहाँ पर कितना पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर है? ओशियन में है। उसके बाद दूसरे नंबर पानी कहाँ पर है? आइस कैप में। फिर पानी कहाँ पर है? ग्राउंड वाटर में है। फिर लेक में आता है और फिर आप देखिए रिवर में आता है। मतलब अगर अब हम हमारा पहला स्टेटमेंट देखें जो ये कह रहा है कि रिवर और लेक में ग्राउंड वाटर से ज्यादा पानी है, तो साहब ये तो समझ नहीं आता यहाँ पर। ठीक है, रिवर और लेक में से ज्यादा पानी तो ग्राउंड वाटर का है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। रिवर और लेक में पानी की मात्रा ग्राउंड वाटर से कम ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्रम पता चल गया कि सबसे ज्यादा पानी ओशन में है, उसके बाद आइस कैप में है, फिर ग्राउंड वाटर भूमिगत जल में है, फिर लेक में है, उसके बाद रिवर्स में है। ठीक है, और रिवर्स में आप देखिए दोस्तों 0.001% पानी है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब ग्लेशियर में पानी की मात्रा भूमिगत पानी से अधिक है। ये बिल्कुल सही है। आप देखिए ग्लेशियर में पानी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2% पानी है, ऑलमोस्ट 2% है, जबकि ग्राउंड वाटर 0.68 है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, ओनली 2, मात्र दूसरा कथन सही है। तो ये आपको याद रखना है। तो एनसीईआरटी ना अभी एक पाई चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। एनसीईआरटी टेबल से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, एनसीईआरटी के पाई चार्ट से क्वेश्चन आए हैं। इवन जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है ना, उसमें प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा है। प्रियम्बल के नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वहां से प्रश्न पूछा हुआ है। इतने बेसिक बेसिक प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो जब हम एनसीईआरटी को पढ़ें तो इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। खास तौर पर वो बातें जो चार्ट बना करके पेश की जाती हैं या वो बातें जो टेबल में लिखी जाती हैं, तो हमें हर चीज को सीरियसली लेते हुए आगे बढ़ना है कि पता नहीं कब कौन सा प्रश्न पूछ ले। और ऐसे प्रश्न ना हमें ये बताते हैं कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब भी हम इसे रीड करेंगे, तो जो प्रश्न हम बनाएंगे, जो क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हम करेंगे, वो इसी आधार पर होने चाहिए। हमें ऐसे स्टेटमेंट बनाते हुए आना चाहिए। और ट्रस्ट में बहुत बढ़िया प्रश्न लगाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छे स्टेटमेंट हम बनाएंगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑन 21 जून द सन इज। 21 जून के दिन सूरज की स्थिति क्या होती है, यहां से प्रश्न पूछा गया है। देख लेते हैं, वही प्रश्न है। डज नॉट सेट बिलो दी horizon at Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at the noon on equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। अब देखिए वहीं से प्रश्न है, 6वीं क्लास का तीसरा अध्याय मोशन ऑफ द अर्थ, वही सेम कंसेप्ट पूछा गया, बस घुमा करके पूछ लिया। अब 2-3 बातें जो हमें पता है। हमें पहली बात ये पता है कि सर 21 जून के दिन जो सूरज है ना, अभी हमने पढ़ा था कर्क रेखा के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है। तो सर इसका जवाब मकर रेखा तो नहीं हो सकता।
सर इक्वेटर भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात सर, सूरज की जो रोशनी है ना, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है। तो उत्तरी ध्रुव में क्या है, आर्कटिक सर्किल कहाँ है? तो जब आप पूरी अर्थ का मैप देखेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों आर्कटिक सर्किल, और यहाँ पर है अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये वाला जो इलाका है ये आर्कटिक सर्किल कहलाता है, ये वाला जो इलाका है अंटार्कटिक सर्किल कहलाता है। याद रखने का तरीका, यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो सूर्य उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका हुआ है, मतलब आर्कटिक सर्किल की ओर झुका हुआ है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ए। तो छठवीं क्लास की एनसीईआरटी से 2 प्रश्न एक जैसे टॉपिक से, लेकिन शब्दों को घुमा दिया गया, वर्ड्स को ट्विस्ट कर दिया गया, ये हमें समझना है। कभी भी यूपीएससी ऐसे सवाल नहीं पूछेगी दोस्तों कि जो लिखा हुआ है आप पढ़ के गए, यूपीएससी ने वही पूछ लिया, फिर स्टैंडर्ड नहीं बचेगा एग्जाम का। यूपीएससी का अर्थ वही है कि आप सामान्य अध्ययन ही पढ़िए, लेकिन एक अधिकारी से ये उम्मीद तो की जाएगी ना कि वो भाषा को समझ सके। आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ऊपर कैसी भी लैंग्वेज पूछी जाए वो आपसे बननी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और यही अप्रोच है यूपीएससी की। वो आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहता, वो आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप करना चाहता है ताकि चीज़ों को आप समझ सकें। आपको पॉलिसी मेकिंग में शामिल होना है दोस्तों, वहाँ पर आपको सोचना है प्रॉब्लम के बारे में, फिर उसका एक समाधान निकालना है। यही चीज़ आपको यहाँ पर भी याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रश्न और देखते हैं। ये 2019 में आया था, ये प्रश्न 2019 में आया था। अगला प्रश्न है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट? ये प्रश्न भी 2019 का है। बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? देखते हैं पहला स्टेटमेंट, क्लाउड अब्सॉर्ब द रेडिएशन रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। बादल पृथ्वी के विकिरण को परावर्तित कर देते हैं। तीसरा, द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट। बादल वाली रातों में पृथ्वी की सतह का तापमान कम होता है। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। बादल बहती हवा को जमीनी स्तर पर विक्षेपित करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बिल्कुल डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यह वो अप्रोच लगानी पड़ेगी कि हमें कुछ मैटर ऐड करना पड़ता है। वो क्या है समझिए। पहले हम इसका रेफरेंस ढूंढते हैं। तो 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी में जब आप 10वां अध्याय पढ़ेंगे, पेज नंबर 87, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वहां पर ना ये लिखा हुआ है। अब देखिए ओस के बारे में, ड्यू के बारे में लिखा हुआ है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित ना होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस कहते हैं। ओस की परिभाषा दी गई। इसके बनने के लिए, अब यहां देखो, इसके बनने के लिए कंसेप्ट यहां से शुरू हो रहा है। सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश, क्लीन स्काई। तो इसने यही प्रश्न पूछा है साहब कि क्यों क्लाउडी नाइट में ड्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, और यहां क्या लिखा हुआ था? बनने के लिए कैसी जगह चाहिए है? साफ आकाश चाहिए है, क्लीन क्लाउड चाहिए, क्लीन स्काई चाहिए, शांत हवा। दूसरा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं ठंडी एवं लंबी रातें। उसके बनने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, यहां पर देखिए, when the moisture is deposited in the form of water droplet on the cooler surface of solid object such as stone, grass, blades and plant leaf, it is known as the dew. अब यहाँ से कंसेप्ट, द आइडियल कंडीशन, ये देखिए, द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन आर द क्लियर स्काई। पहला, काम एयर,
हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स। ये देखिए, अब यहाँ से प्रश्न हमें दो टॉपिक से जोड़ करके एक और टॉपिक दिया गया है जहाँ बादलों की बात की गई है कि बादलों की विशेषता क्या होती है। तो आप खुद ऑब्जर्व करिए, ये जनरल नॉलेज देखिए कि जिस दिन बादल होते हैं उस दिन ठंड नहीं होती दोस्तों, उस दिन मौसम हल्का सा गर्म ही रहता है। और इसे बनने के लिए कैसा मौसम चाहिए है? ठंडा मौसम चाहिए है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि बादल की वजह से लो टेम्परेचर होगा, ये बिल्कुल गलत है। लो टेम्परेचर नहीं होता है। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड ऑन द ग्राउंड लेवल, ये भी गलत है। बादल विकिरण को अवशोषित करते हैं। तो एनसीईआरटी में ही एक टॉपिक दिया गया है जो हम आपको पढ़ाएंगे, रिलेट हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये आपको सिखाएगा कि एनसीईआरटी को यूज कैसे करना है। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, हीट बजट, ऊष्मा बजट। तो ऊष्मा बजट में ये लिखा हुआ है कि बादल कभी भी अवशोषण नहीं करते, बादल परावर्तन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बादल सूरज से आने वाली किरणों को भी रिफ्लेक्ट करेंगे और पृथ्वी का जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है हीट बजट वाले टॉपिक में। तो जब बादल, समझिएगा इस बात को कि पृथ्वी है, ऐसे समझे कि यहां पर हमने बादल बना दिया और ये हमारी अर्थ है। अब यहां पर अगर कोई टेम्परेचर किरण बाहर जा रही है, इसने वापस यहां भेज दिया, तो इससे क्या होगा सर? अगर बादल इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस से, अगर पुनः इसको पृथ्वी पर भेज देंगे, तो इससे यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा सर, इससे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अगर तापमान बढ़ेगा तो क्या ड्यू का फॉर्मेशन होगा? जवाब है सर, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा है कि ड्यू बनने के लिए कम तापमान होना चाहिए, ठंडी और लंबी रातें होना चाहिए। ये क्वेश्चन इतना प्यारा प्रश्न है कि ये हमें सिखाएगा कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक हो सकता है आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा हो, एक आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा हो और एक आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा हो, लेकिन तीनों को जोड़ करके प्रश्न कैसे बनता है वो ये प्रश्न दिखा रहा है। तो हमें ये अप्रोच भी रखनी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि घोड़े की नाल लगा के एक दिशा में दौड़ते जा रहे हैं, नहीं, हमें पुरानी बातों को हमेशा इंटरलिंक करना होगा। अब यहाँ पर अप्रोच क्या होती है एनसीईआरटी पढ़ने की, वो समझिए। अप्रोच ये होनी चाहिए पढ़ने की कि सर अगर ऐसा प्रश्न आ गया है तो हमें क्या ध्यान रखना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही उसने कहा सबसे उपयुक्त अवस्था, उसने कहा साफ बादल, तो प्रश्न कीजिए कि ऐसा क्या होगा अगर मान लीजिए आकाश में साफ आकाश ना हो, क्लियर स्काई ना हो, तो ड्यू फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? प्रश्न कीजिए, जवाब ढूंढिए। फिर अगला, शांत हवा, क्या होगा अगर हवा बह रही है, क्यों नहीं बनेगी? ओस, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, हर जगह आपको प्रश्न करना होगा कि ऐसा क्यों, तभी हम एनसीईआरटी को यूपीएससी स्तर का पढ़ पाएंगे और प्रश्नों को निकाल पाएंगे। ये हम करेंगे पूरी एनसीईआरटी पढ़ते समय। जहां भी ऐसा स्टेटमेंट आया तो हमें सिर्फ छोड़ नहीं देना है, इस स्टेटमेंट के क्यों का रीजन भी निकालना है। तो हमने सारे प्रश्न आपको दिखाए अब तक, कुछ प्रश्न जो बिल्कुल सीधे पूछ लिए गए और ये खूबसूरत प्रश्न दोस्तों जो घुमा करके पूछा गया, जो एक अलग तरीके से आपके सामने पेश किया गया है। एक और प्रश्न देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, जो पुराना है, 2010 का है, लेकिन फिर भी आई पिक दिस क्वेश्चन। और फिर हम एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखेंगे, मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए यहां पूछा गया, द अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन इंडिया इज, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का अनुमानित प्रतिनिधित्व है। बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, डेटा से पूछा गया। एक ऑप्शन दिया है नेट सॉन एरिया 25%, एक में दिया है नेट सॉन एरिया 58%, एक में दिया है नेट एरिया सॉन 43%, नेट एरिया सॉन 47। इसका अर्थ होता है निविल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र। क्या है क्या नहीं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम संसाधन वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे। पर यह प्रश्न आया कहाँ से है? ये एनसीईआरटी के एक पाई चार्ट से पूछा गया है। 10वीं क्लास की एनसीईआरटी का पहला अध्याय रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका पेज नंबर 8, पेज क्रमांक 8। इसको जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो एक इस तरह का चार्ट बना हुआ है और इस चार्ट में, ये वाला चार्ट नहीं, देखिए इसमें लिखा है
कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, फॉलो अदर देन द करंट फॉलो, और नेट शॉन एरिया। हिंदी में आप देखिए लिखा हुआ है कृषि योग्य बंजर भूमि, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती और शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसका प्रतिशत देखिए 45.5%, 45.5%। तो किसके करीब है ये ऑब्वियसली बात है 47% के करीब है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 2010 में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ जो डेटा है ना, अब ये डेटा 2014-15 का डाल दिया गया है एनसीईआरटी में। पहले यहाँ पर जो डेटा डाला गया था वो 2003-4 का डेटा था, तो उसमें लिखा हुआ था 46.5%। तो और अच्छे से हल होता। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये डेटा जो है दोस्तों सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, ये डेटा मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस प्रिपरेशन का। बहुत सारे प्रश्न एग्रीकल्चर कृषि से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब जब प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे तो जब हमें डेटा यूज़ करते हैं ना हमारे आंसर में, कुछ फिगर्स यूज़ करते हैं, तो और बेहतर बनता है हमारा आंसर। हमारा जो आंसर है वो और भी ज़्यादा बिलीवेबल बनता है। यहाँ जो आपने लिखा हुआ है उसका एक बहुत अच्छा आधार आपने तैयार किया है, एक बहुत सॉलिड बेस आपने तैयार किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो पाई चार्ट होते हैं यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के हमने लगभग 6 प्रश्न लगाए और देखा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब एनसीईआरटी को लेकर के आज की क्लास और करने के बाद थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, दिमाग में ये भी स्पष्ट होगा कि सर हम एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारी अप्रोच भी यूपीएससी वाली होनी चाहिए। जो तरीका है पढ़ने का वो यूपीएससी वाला ही होना चाहिए। प्रश्न करना होगा आपको, कुछ बात एनसीईआरटी में लिखी है तो वहाँ एक प्रश्न करते हुए आगे बढ़ें कि ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इसे कहते हैं कि दो लाइनों के बीच में जो बात छुपी हुई बात है ना उसे पढ़ना। जैसे कई बार हम समझ जाते हैं ना, मंद मंद मुस्कान, अलग अलग मुस्कुराहट होती है, एक खुशी वाली मुस्कुराहट होती है, एक गम वाली मुस्कुराहट होती है, तो कहते हैं तेरी मुस्कान हम पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से मुस्कान मत पढ़िए, फिलहाल यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए, है ना। चलिए अब एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न हम लगाते हैं जो 2021 का है। 2000 सिर्फ एक लिया है क्योंकि हर एक क्वेश्चन का फाउंडेशन एनसीईआरटी से ही तैयार होता है मेंस के। एक प्रश्न है दोस्तों, डिफरेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट। हिमालय क्षेत्र और पश्चिम घाट में भूस्खलन के कारणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया 150 वर्डों में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, 2021 का क्वेश्चन है। चैप्टर 11 क्लास 11 का 7वां अध्याय है नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर, उसमें पेज नंबर 91। क्या होता है, ऐसे प्रश्नों का सीधा सीधा या पूरा जवाब हमें एनसीईआरटी में कभी नहीं मिलेगा, पर जब भी हम एक प्रश्न लिखते हैं तो उसमें 3 भाग होते हैं। किसी भी क्वेश्चन के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है इसका इंट्रोडक्शन, अर्थात एक परिचय आपको लिखना है। फिर होता है मुख्य बिंदु, जिसे इंग्लिश में मेन बॉडी कहा जाता है कंटेंट की। और तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है कंक्लूजन। बस ये 3 हिस्से होते हैं, इसके अलावा कोई भी चौथा हिस्सा नहीं होता। 3 हिस्से होते हैं, एक अच्छा इंट्रो लिखना है, एक मुख्य बिंदु आपको बताने हैं और कंक्लूजन बताने हैं। तो एनसीईआरटी हमेशा 90% मुख्य परीक्षा के प्रश्न जो कि विषयों से दिए गए, करंट अफेयर से नहीं, विषयों से दिए गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन और उनके बारे में 1-2 बिंदु हमेशा आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। ऑलवेज यू विल गेट फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि हिमालय और पश्चिम घाट में लैंडस्लाइड के कॉजेस को डिफरेंशिएट कीजिए। पर अगर आप लैंडस्लाइड के बारे में लिख रहे हैं तो कम से कम आप ये तो बताएंगे ना कि लैंडस्लाइड क्या है। आप ये भी बताएंगे कि भारत में कितने लैंडस्लाइड रीजन है,
फिर उसके बाद आप अंतर की बात करेंगे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर लैंडस्लाइड को डिफाइन किया गया है। पहली बात तो डिफाइन करने के बाद उसने ये भी बताया है कि इसके रीज़न क्या है, और ये भी बताया है कि भारत में लैंडस्लाइड को कितने जोन में बांटा गया। वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, हाई वल्नरेबिलिटी जोन और मॉडरेट टू लो। और हाई में आप देखिए लिखा हुआ है हाईली अनस्टेबल रिलेटिवली यंग माउंटेन, यहाँ पर रीजन बता दिया। एरिया इन दी हिमालय, अंडमान एंड निकोबार, हाई रेनफॉल रीजन विद स्टीप स्लोप। देखो कारण बता रहा है वो आपको, कारण बता रहा है वो आपको, दोनों में क्या अंतर है। हिमालय यंग माउंटेन है, जबकि वेस्टर्न घाट में क्या है, हाई रेनफॉल रीजन विद स्टीप स्लोप इन दी वेस्टर्न घाट है नीलगिरी। तो ये आपने क्या बताया। अब आप सोचिए, जब आप हिमालय और उसके बारे में एक लाइन लिख देंगे कि साहब हिमालय एंड दी वेस्टर्न घाट दे लाइज इन दी वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन ऑफ द लैंडस्लाइड। इम्पैक्ट देखिएगा आप उस लाइन का। आपने बेसिक से टॉपिक को उठा दिया, आपने प्रश्न के बारे में बिल्कुल बेसिक पॉइंट बता दिया कि यार ये जो है ना, ये वेरी वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आता है। यहां से आपने लैंडस्लाइड की परिभाषा बता दी। हैव यू एवर रेड अबाउट द ब्लॉकिंग रोड्स ऑफ श्रीनगर डिसरप्टिव रेल सर्विस बाय द स्टोन फॉलिंग इनटू द कोंकण रेलवे। ठीक है, इट हैपेंस ड्यू टू लैंडस्लाइड। अब देखो, लैंडस्लाइड विच इज द रैपिड sliding of large mass of bad rocks, which is the rapid sliding of large mass of bad rock, जो बृहद चट्टानों के खिसकर ढाल से नीचे गिरता है। ये वाली परिभाषा आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि सर आप इंग्लिश मीडियम का कंटेंट क्यों ले रहे हैं, हिंदी का कंटेंट क्यों नहीं ले रहे हैं बड़ी क्लासेस में। मैं आपको कारण समझाता हूँ। 10वीं क्लास तक हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। मूल रूप से एनसीईआरटी इंग्लिश में लिखी गई है, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है उसमें हिंदी की भाषा उतनी अच्छी आपको नहीं दिखाई देती। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, इंग्लिश की लैंग्वेज तो लेंगे लेकिन हिंदी की भाषा को बेहतर और आसान करके मैं आपको लिखवाऊंगा, ताकि जो हिंदी माध्यम वाले दोस्त हैं वो अच्छी भाषा लिख सकें और ऐसी सरल भाषा लिख सकें जो उन्हें समझ में आए। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत भाषा लिखी है, सरल भाषा है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हिंदी में कई बार हमें लगता है कि वर्ड या तो बहुत कठिन है या फिर रिलेवेंट नहीं है, तो उन शब्दों को बेहतर किया जाएगा। तो जब ये प्रश्न आप लिखेंगे तो आप लैंडस्लाइड की डेफिनेशन बता सकते हैं, आप उसके कारण बता सकते हैं, आप हिमालय और पश्चिमी घाट के बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों में करना होगा। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होना चाहिए। कई बार हमने ये देखा है, अक्सर हमने ये देखा है कि अधिकांश लोग जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनका उद्देश्य रहता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रीलिम्स तैयार करते हैं। हमें डे 1 की जो क्लास हमने ली थी वहाँ भी हमने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी बहुत मदद करती है आंसर राइटिंग में। कैसे करती है वो आज हमने समझा है, हम लोग को समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप यूटिलाइज करोगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले पिछले 5 सालों के, लास्ट 5 ईयर के मुख्य परीक्षा के प्रश्न जो ज्योग्राफी में आए हुए हैं, या फिर इतना दिमाग ना लगा के जो पेपर 1 है, आप जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पर, पिछले 5 सालों का पेपर 1 निकालिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। और जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम तो आपको प्रश्न बताएंगे ही कि साहब इस तरह का प्रश्न पूछा गया है पिछले 5 सालों में, उससे पहले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है बहुत पुराने प्रश्नों को डिस्कस करने का उतना औचित्य नहीं होता। पिछले 5 सालों में एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को हम लेकर के ज़रूर आएंगे, पर आप रेगुलर उन प्रश्नों को पढ़िए। हम ये चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों के प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के आपके दिमाग में छप जाएं। जैसे ही वो प्रश्न आपके दिमाग में छप जाएंगे, सिलेबस आपके दिमाग में छप जाएगा, तब आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका जो एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है वो कितना बेहतर हुआ है। जैसे हम कल से क्या करेंगे, हम कल से एक यूनिट शुरू करेंगे, तो उसी यूनिट पे पहले मैं लिख दूंगा आपको कि ये टॉपिक जो है ये साहब फला फला सिलेबस का हिस्सा है, आप यूपीएससी के सिलेबस में लिखा गया है, और यहाँ से मुख्य परीक्षा के फला फला प्रश्न पूछे गए। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आप जाकर के एक बार देख सकते हैं, मेंस के
जो भी क्वेश्चन वहाँ से संबंधित होंगे वो तुरंत मैं आपको रेफर कर दिया करूँगा। तो एनसीईआरटी थोड़ा सा अच्छे और एडवांस तरीके से हमें पढ़नी है, दस वी कैन एक्चुअली बिल्ड अ वेरी गुड फाउंडेशन और अ बेटर फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस डिस्कशन के बाद आपके दिमाग में ये जरूर स्पष्ट हुआ होगा कि डिमांड क्या है। अब आखिरी टॉपिक पर आएंगे और हमारे करिकुलम की बात करेंगे कि ज्योग्राफी में हमने एनसीईआरटी को किस तरह बांटा है। तो ये भी आपको पता होगा दोस्तों, पिछली बार हमने चर्चा की थी कि जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की, वो हम क्लास वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि छठवीं सातवीं आठवीं की एनसीईआरटी, हम टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। और टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को पढ़ने का अर्थ है एक थीम हम चुनेंगे और उस थीम से जितने भी टॉपिक जुड़े हुए हैं उनको हम पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने अगर एक थीम चुनी जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, तो जितने भी टॉपिक जलवायु विज्ञान से जुड़े हुए हैं हम उन सभी को खत्म करेंगे। ठीक है, और फिर उनकी एक बहुत बढ़िया सी समरी तैयार करेंगे कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, और शॉर्ट नोट आपको बनाना है। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पर शॉर्ट नोट बनाने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। ठीक है, हालांकि एक टॉपिक का सिनॉप्सिस हम आपको बना के दे देंगे ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कि सिनॉप्सिस आखिरकार बनाना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो टॉपिक हमने एक इकाई हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इकाई का मतलब जानते हैं ना, इकाई के अंदर अध्याय रहेंगे, यूनिट के अंदर चैप्टर रहेंगे। तो पहली इकाई तो हमने कंप्लीट कर ली, परिचय एवं रणनीति, इंट्रोडक्शन एंड दी स्ट्रेटेजी। जो दूसरी इकाई है उसमें हमें ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को डिस्कस करना है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ को डिस्कस करना है। यहाँ पर हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे कि अर्थ के एवोल्यूशन को लेकर के, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन सी विचारधारा या हाइपोथेसिस दी गई है। तो इसमें छठवीं क्लास के 2-3 अध्याय आएंगे और 11वीं कक्षा के भी 2-3 अध्याय आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिस्कस करेंगे। चट्टान, ये हमें 11वीं की कक्षा से पढ़ना है। रॉक, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। फिर हम जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जैव भूगोल बायोजोग्राफी पढ़ेंगे। इसके बाद हम भारत के भूगोल पर आएंगे। ये जो पहला हिस्सा है ना, यहाँ पर देखिए हम फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम भौतिक भूगोल को पढ़ लेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, महासागर, महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडलीय दशाएं, ये पूरी कहानी जो बहुत टिपिकल होती है लेकिन इंटरेस्टिंग होती है, वो हमें पहले पार्ट में कवर करनी है। दूसरा पार्ट फैक्चुअल है, आसान है, फैक्चुअल है, यहाँ से फैक्चुअल चीजें पढ़ना है। भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे पहले, इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ हम डिस्कस कर रहे होंगे कि भारत में हिमालय पर्वत क्या है, उत्तर का मैदान क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये टॉपिक। फिर हम आर्थिक भूगोल और संसाधन को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। हम मानव भूगोल को डिस्कस करेंगे, भारत का आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे और भारत का मानव भूगोल पढ़ेंगे। इतनी इकाइयों में, 13 इकाइयों में बांट करके छठवीं से लेकर के 12वीं तक की एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। क्लास का टाइटल आप जरूर ध्यान से देखिएगा। क्लास के टाइटल को हमने इजी बनाने की कोशिश की है। जैसे कल का टाइटल आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है C6C1। इसका मतलब यह हुआ हम छठवीं क्लास की एनसीईआरटी का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइटल आप देखेंगे तो बहुत सी बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप डाउट फॉर्म भर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो इसी तरह दोस्तों हमारा पहला जो टॉपिक था रणनीति का, वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। कल आपसे मिलेंगे हमारे पहले अध्याय को लेकर के, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और बेहतर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।